हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में बेवल योजना, शिमला सम्मेलन, देसाई लियाकत समझौता और कैबिनेट मिशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उनको माइंड मैप की सहायता से पढ़ेंगे। तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लगभग सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाल किला मुकदमा की बात करते हैं। तो रेड फोर्ट ट्रायल जो हुआ था वो आईएनए पे हुआ था और ये 1945 में हुआ था। और इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी जो होती है उसकी उसकी शपथ तोड़ने के आरोप में ये ट्रायल चलाने का निर्णय लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अभियुक्त कौन कौन थे? तो इसमें अभियुक्त थे सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। ये तीन लोग इसमें अभियुक्त थे। और बचाव पक्ष में कौन कौन लोग थे? तो बचाव पक्ष जो था उसमें कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया था। रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी और आजाद हिंद फौज राहत का गठन किया था कांग्रेस ने। और बचाव पक्ष में जो मुख्य वकील जो थे वो कौन थे? तो जो मेन एडवोकेट थे वो थे भूला भाई देसाई। और जो सहयोगी एडवोकेट थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों जो थे ये सहयोगी एडवोकेट में थे। अब इसके परिणाम की हम बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसके परिणाम में ये था कि कोर्ट मार्शल ने अभियुक्तों को गिल्टी पाया था। इन तीनों अभियुक्तों को गिल्टी पाया गया, लेकिन वॉयसरॉय लॉर्ड वेवेल ने समकालीन परिस्थिति को समझते हुए ये जो पनिशमेंट थी इसको माफ कर दिया। तो ये था लाल किला मुकदमा यानी कि आईएनए जो ट्रायल जो था रेड फोर्ट ट्रायल वो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीआर फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला जो 1944 में आया था। तो सीआर फॉर्मूला ये राजगोपालाचारी ने 1944 में ये लाया था सीआर फॉर्मूला। और गांधी जी की अप्रूवल से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की योजना प्रस्तुत की थी। तो ये जो योजना आई थी वो गांधी जी के अप्रूवल से आई थी। और ये योजना क्या थी? तो ये योजना थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। ये इनकी योजना थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो प्रावधान ये था कि मुस्लिम लीग भारतीय इंडिपेंडेंस की मांग का समर्थन करे। ये इसकी पहली जो मेजर जो प्रोविजन था ये था। दूसरा ये था कि युद्ध समाप्ति के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र हैं उनमें रेफरेंडम कराया जाएगा। और तीसरा जो मेजर प्रोविजन था वो ये था कि यदि विभाजन होता है तो डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो। तो ये सारे प्रोविजंस थे सीआर फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके जो अस्वीकृति थी उसका रीजन क्या था, इसका रिजेक्शन का रीजन क्या था। तो रिजेक्शन जिन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने ये कहते हुए रिजेक्ट किया था कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ये कहना था जिन्ना का और इसी कारण जिन्ना ने इसको अस्वीकृत कर दिया। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करे। कांग्रेस ने अभी तक टू नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जिन्ना का कहना था कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करे और यही रीजन बना इसके रिजेक्शन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिखों के लिए यह प्रतिकूल कैसे रहा। यह प्रस्ताव सिख कम्युनिटी के लिए अनफेवरेबल था। क्यों था अनफेवरेबल? क्योंकि इसका अर्थ पंजाब का पार्टीशन था, इसलिए सिखों ने भी इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये था सीआर फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला जो 1944 में आया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है देसाई लियाकत समझौता जो 1945 में आया था। तो देसाई लियाकत समझौते की बात अगर हम करते हैं तो यह समझौता इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान के बीच हुआ था। तो देसाई लियाकत समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान के बीच। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसकी बात अगर हम करते हैं तो उद्देश्य इसका था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो डेडलॉक जो चल रहा, राजनीतिक डेडलॉक जो चल रहा, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इसके अन्य उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये था कि भारत की शीघ्र स्वतंत्रता के लिए एक संयुक्त समझौता करना और केंद्र में शासन के लिए एक टेम्पररी व्यवस्था स्थापित करना। ये इनके उद्देश्यों में शामिल था। अब इसके मुख्य प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य प्रस्ताव इसका ये था, मेन प्रपोजल्स ये थे इनके कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो केंद्रीय विधायिका होती है उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समान संख्या में प्रतिनिधि नॉमिनेट करेंगे। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक समान प्रतिनिधि नॉमिनेट किए जाएंगे और जो सीट्स जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए यानी कि माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व की जाएंगी।
ठीक है। अब इसके परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो परिणाम इसका क्या निकला, तो यह समझौता किसी ऑफिशियल रूप में लागू नहीं हो सका और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस प्रस्ताव पर कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं बन पाया। यानी कि ऑफिशियली ये रूप में, ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो पाया और कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं बन पाया, इसलिए ये समझौता ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। तो वेवेल योजना जो आई थी वो 14 जून 1945 को आई थी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड वेवेल अक्टूबर 1943 में भारत के वाइसराय बने थे और इसके बाद ही उन्होंने वेवेल योजना लाई। तो वेवेल योजना का प्रावधान क्या था, तो वेवेल योजना में प्रावधान यानी कि प्रोविजन ये किए गए थे कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन होगा केंद्र में, और वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य इसमें भारतीय होंगे। यानी कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जो सारे सदस्य होंगे कार्यकारी परिषद में वो भारतीय होंगे। नेक्स्ट इसका प्रोविजन ये था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारी परिषद जो होती है, उसमें अपर कास्ट हिंदूज यानी कि सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिम्स को समान प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि अपर कास्ट हिंदू और मुस्लिमों को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें एक समान प्रतिनिधित्व मिलने का प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 को हुआ था और ये जो वेवेल प्रपोजल था उस पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में आयोजित किया गया था। जो वेवेल प्रस्ताव था उस पर विचार विमर्श करने के लिए। इसमें अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल थे उसका नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था और गांधी जी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ये जो शिमला सम्मेलन था इसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन गांधी जी शिमला में उपस्थित रहे। गांधी जी शिमला में थे लेकिन सम्मेलन में वो शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसकी विफलता के क्या कारण थे, यानी कि ये जो फेल हुआ, ये प्रपोजल फेल हुआ, उसके रीजन क्या थे। तो जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग से लिए जाएं। तो जिन्ना का यह प्रस्ताव, इसके फेल होने का एक मेन कारण था कि परिषद के जो सभी मुस्लिम सदस्य होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग के बिना परिषद को अव्यवहारिक माना और इस कारण सम्मेलन विफल हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं शाही नौसेना विद्रोह। तो शाही नौसेना विद्रोह जो था वो 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ था और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में हुआ था और ये नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने हड़ताल जारी कर दी थी। इसी के फलस्वरूप यहाँ से ये शाही नौसेना विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और विद्रोह के कारण क्या थे, तो विद्रोह के कारण जो थे वो थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और खराब भोजन की व्यवस्था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और खराब भोजन की व्यवस्था शाही नौसेना विद्रोह के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके तत्कालिक कारण क्या थे। तो तत्कालिक कारण में ये था कि बीसी जो एक नाविक थे बीसी दत्त, उन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन जो उस समय चल रहा था, तो भारत छोड़ो नारा वहां पे उन्होंने लिख दिया था जहाज की दीवारों पे और उसके आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर विद्रोह चालू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस समय, इस आंदोलन के समय, इस विद्रोह के समय राष्ट्रीय एकजुटता बहुत चरम पे थी। विद्रोह के दौरान इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो जैसे नारे लगाए गए थे और बॉम्बे में इस विद्रोह के समर्थन में व्यापक हड़ताल हुई थी। प्रदर्शनों में कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा एक साथ दिखाई दिए थे। तो ये ऐसा विद्रोह था, इसमें कांग्रेस तीनों टाइप के झंडे इसमें दिखाई दिए थे। कांग्रेस का झंडा भी था, मुस्लिम लीग का झंडा भी देखने को मिला और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी एक साथ दिखाई दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो शाही नौसेना विद्रोह था इसकी समाप्ति कैसे हुई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो किनके प्रयासों के बाद समाप्त हुआ था, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। और आत्मसमर्पण करते समय उन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यह स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा कि ये कब बोला गया था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो ये बोला गया था शाही नौसेना विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था और इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। ठीक है,
और शाही नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत में संवैधानिक सुधारों हेतु एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया गया था। तो 19 फरवरी 1946 को संवैधानिक सुधार के लिए एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया गया था। और ये कब भेजने का निर्णय लिया गया था? ये लिया गया था 19 फरवरी 1946 को। और इस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके आगमन और इसमें सदस्य कौन कौन से थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो कैबिनेट मिशन भेजा था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। और इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। इनमें से पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान रखनी कि ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, जबकि पैथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और तीसरे जो इसमें जो सदस्य थे वो थे एवी एलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ये 3 लोगों की एक 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन यहाँ पे भेजा गया इंडिया में। और मिशन के आगमन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और महात्मा गांधी ने इस योजना के जो पूर्णता पक्ष में अपना समर्थन दिया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी योजना के पक्ष में पूर्णतः अपना समर्थन दिया था? तो वो था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव कौन कौन से थे। तो जो कैबिनेट मिशन के जो मेन प्रस्ताव थे उनमें से अगर पहली बात अगर हम करते हैं तो वो था कि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा जो इसका प्रस्ताव था वो ये था कि ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा इसमें यह था कि केंद्र यानी कि यूनियन केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार साधनों का कार्यभार संभालेगा। यानी कि केंद्र जो होगा उसको केवल 3 कार्य दिए गए थे, रक्षा, विदेश नीति और संचार साधन। फोर्थ पॉइंट इसका था, फोर्थ प्रस्ताव ये था कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। फिफ्थ पॉइंट था कि केंद्रीय विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में प्रोविंसेस को पूर्ण ऑटोनॉमी मिलेगी और रेसिडुअल्स पावर उन्हीं में निहित होगी। सिक्स्थ इसका प्रोविजन था कि प्रांतों को ग्रुप बनाने का अधिकार होगा। और जो ये जो ग्रुपिंग की गई थी उसमें ग्रुप क में यानी कि ग्रुप ए में हिंदू बहुल जो 6 प्रोविंसेस थे उनको रखा गया। और इन 6 प्रोविंसेस में कौन कौन थे? तो पहला था मद्रास, उसके बाद बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। इन 6 जो प्रांत थे इनको रखा गया था समूह ए में यानी कि समूह क में। अब समूह ख यानी कि ग्रुप बी में किनको रखा गया था? तो ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल जो 3 प्रांत थे उनको रखा गया था। और ये प्रांत कौन कौन से थे? तो ये थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इन 3 प्रोविंसेस को ग्रुप बी में रखा गया था। अब ग्रुप सी यानी कि समूह ग में किनको रखा गया था? तो समूह ग में बंगाल और आसाम को रखा गया था। नेक्स्ट इसका प्रोविजन था कि संविधान सभा का गठन प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन होगा और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे और ये जो सदस्य होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को इस योजना को, जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसको स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को। लेकिन जुलाई 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ग्रुपिंग अनिवार्य नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि ये जो स्टेट्स की जो ग्रुपिंग की गई है वो नेसेसरी नहीं है। और इसी के बाद मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को योजना को अस्वीकार कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के ये कहने के बाद मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसको अस्वीकार कर दिया। और लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो लीग है ये लीग ने कब की? तो 16 अगस्त 1946 को की। और इसी के परिणाम स्वरूप कोलकाता, बिहार और नोआखली में कम्युनल वायलेंस चालू हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।